हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएसई मूल पाठ्यपुस्तकों की एक अध्ययन श्रृंखला के साथ चल रहे हैं और अब तक हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9 का अध्यायवार प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की इस पाठ्यपुस्तक को और अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो तमाम राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, उनको भी हमने कवर कर लिया है। बताना चाहेंगे कि अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक के किस किस टॉपिक को अब तक कवर कर लिया है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुँचाने का अथक और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए। हम पढ़ा रहे हैं इन आरबीएसई की मूल पाठ्यपुस्तकों को लाइन टू लाइन, प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक शब्द को। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब तक हमने कक्षा जो 10 के इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय नंबर 1 को कर लिया, जिसमें राजस्थान का संपूर्ण इतिहास था। हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा था राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा जो राजपूतों को जो वंश परिचय के बारे में, गुहिल वंश के बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा, यहाँ कहाँ गया, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश। इस प्रकार से तमाम जो टॉपिक बनते हैं राजस्थान के इतिहास के, उनके इस टॉपिक से क्लियर होते हैं। इसके बाद में हमने राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया, राजस्थान के उत्सव त्योहार के बारे में पढ़ा। अध्याय नंबर 4 को भी पढ़ लिया, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। इसके बाद में अध्याय नंबर 5 को राजस्थानी चित्रकला लोक कला। पिछले जो क्लास के अंदर हमने पढ़ा था वो था राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे स्किप मत कीजिएगा। आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 6 को, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। तो चलिए आज के इस कंटेंट की शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को जाया करते हुए। आज के इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुल्य है। किसी भी देश की प्रकृति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य के विविध परतों और खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, प्रकोटे, किले, जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। तो राजस्थान की स्थापत्य के बारे में ये भूमिका है, जिसमें हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो स्थापत्य है वो किस प्रकार की शैली रखती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नगर विन्यास, स्थापत्य और भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंदी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिसमें ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती व द्विस्वती नदियों के किनारों पर बसे इन नगरों की नगर योजना और भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चदरें आदि आहड़ की कृषि और व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। अनाज पीसने के पत्थर कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। तांबे की चदरें कहाँ मिली है? आहड़ से। तो पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों को का ज्ञान होता है, जिसमें पुष्कर, मूर्धन्य, जांगल, मत्स्य, सालव, मुरु कांतार आदि प्रमुख है। महाभारत काल में विराटनगर, जिसे विराट कहते हैं, जो कि अब राजस्थान की कोटपुतली जिले के अंदर ये पड़ता है, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है,
जो स्थापत्य और रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानियाँ बताते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के कई विशेष रूपों का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय श्रेय में ही नहीं पलती थी, वरना आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जो कि जयपुर में था, अशोककालीन सभ्यता के एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभलेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख है। मौर्य काल में बेडस नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, कि भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी थी कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक एक भव्य नगर रहा। गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ और रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों व उपलब्ध पौराणिक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। कौन सा? 7वीं से 13वीं सदी तक। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता व रक्षा के प्रतीक किले व धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी, वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुने जाता वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसियां, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया था। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उसे परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार कौन? विद्याधर। महान शिल्पकार जयपुर के शिल्पकार कौन थे? विद्याधर ने जयपुर नगर को 9 वर्गों में के सिद्धांत से बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़, जिसमें बीच में फव्वारे और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार हैं। शहर से निकास के लिए सूरज पोल, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। आपने देखा भी होगा सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। स्वाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 को राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। याद रखना, स्वाई जयसिंह की कल्पना के साकार के लिए 1727 में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा भी गया है कि जयपुर की नींव किसने रखी थी? तो राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा। आगे चलकर जो पूरे राजस्थान में नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य से प्रभावित किया। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता, पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में गिनी जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से। जो राजा इंद्र की जो इंद्रपुरी थी ना, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से की गई है। बूंदी की स्थापत्य की बात करें तो इसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर, बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, प्रकोटे भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों के से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए और हाटों बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुरूप बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों को अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया है। नगरों की स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य विभिन्न रहा है। पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सराड़ा आदि। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया गया जाता था, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर
अर्थात जलाशय का प्रयोग किया गया, जैसे विद्यासर, जेतसर, उदयसर। अब करें दुर्ग शिल्प की बात, तो राजस्थान का राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जनपद या अंचल रहा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें एक दुर्ग भी है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग देखने को मिलते हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान तीसरे स्थान पर है गढ़ों के मामले में। यहाँ राजाओं सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनाए थे। राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। याद रखना, राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? कालीबंगा की खुदाई में, क्योंकि वहां भी एक दुर्ग मिला है। कालांतर में मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई देते हैं। इसी समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशयों की प्रधानता दिखाई दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में बाटियों का सोनारगढ़, अजय राज चौहान का गढ़ बिठड़ी तारागढ़ जो कि अजमेर के अंदर है, जिसे गढ़ बिठड़ी कहा जाता है, कुंभा का कुमलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगा। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो और ऊपर से चोरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि व सिंचाई के साधनों का समूच प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने थे तथा जो जीर्ण और खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़, महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया था। जब मुगलों के साथ राजपूतानों के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्यता में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों के नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर का, बीकानेर का, भरतपुर का। ये सभी दुर्ग वो कहाँ हैं? बिल्कुल समतल जमीन पर है, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। मुगलों के साथ जो समय आया था, मुगलों के साथ जब राजपूतों का जो मधुर संबंध बने, तब इसके बाद में ये समतल जमीनों पर भी ये दुर्ग बनाने शुरू हो गए, जिसमें जयपुर का हुआ, बीकानेर का, भरतपुर का। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी? राजस्थान के 6 दुर्ग आमेर महल, गागरोन, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण कोटेज है, इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग कौन कौन से? आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़। गाजर, चिक्कू, आम, इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। ट्रिकली को जून 2013 में नोपेन में हुई, कहाँ? नोमपेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान के 6 दुर्ग कौन कौन से? आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और चित्तौड़ को कब? 2013 में जून के अंदर नोमपेन में हुई एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती हैं। सुदृढ़ प्राचीर अभेद्य बुर्ज, किले के चारों तरफ गहरी खाई व परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, किले के भीतर सिलहखाना, शस्त्रागार, जलाशय और पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार ये हम पढ़ेंगे कल से। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल का जो टॉपिक रहने वाला है, हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ पीछे शेयर भी कीजिएगा। हम आपको क्लियरली बिल्कुल ही शानदार तरीके से कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, बिना किसी दिखावे के। तो हमारे पर ट्रस्ट कीजिए और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब तक
हम इस प्रकार के नवाचार पहुँचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक जोश के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।